फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टोर्नेडो क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ये आपके साइंस के बुक का चैप्टर 3 है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़नी है, उसके साथ साथ हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है ना, उन सबको पढ़ना है। और मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मिनरल से और अर्थ के क्रस्ट से, कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। उसके दो पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जाएगी और सेकेंड पार्ट में ऑकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या है, सबसे पहले ये जानने ज़रूरी है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर हमने पढ़ा था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। अब मैटर दो तरह के होते हैं। पहला, या तो वो प्योर होगा, ठीक है, या तो वो मिक्सचर होगा। ठीक, या तो वो प्योर होगा या तो वो मिक्सचर होगा। अगर वो प्योर हुआ तो वो होगा एलिमेंट या होगा कंपाउंड। ठीक, अगर वो मिक्सचर हुआ तो वो होगा या तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक, या तो होगा होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। तो इसी एलिमेंट में आते हैं दो ब्रांचेस, कौन कौन से? पहला मेटल का, दूसरा नॉन मेटल। ठीक, तो इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेटल। मेटल आर अपेक लस्ट्रस एलिमेंट दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं? अपेक होते हैं। अपेक आपको पता होगा अपेक क्या होता है, नहीं तो बता देते हैं। देखिए, कोई भी सब्सटेंस होता है या तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक, ट्रांसपेरेंट, या तो वो ट्रांसलूसेंट, या तो वो अपेक होता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की। अगर वो ट्रांसपेरेंट है यानी वो लाइट को अलाउ कर रहा है कि वो अपने से पार हो जाए, मतलब उससे पार होकर चला जाए। ठीक है, अगर ट्रांसलूसेंट है तो कम अलाउ करेगा, अपेक है तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। तो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता। आप अगर शीशा देखा है आपने, ऑफिस में आपने देखा ही होगा, स्कूल्स में शीशा लगे होते हैं, तो शीशे के आर पार हम देख सकते हैं, क्यों? वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट है यानी कुछ शीशे ऐसे होते हैं जो एक तरफ दिखते हैं एक तरफ से नहीं, तो वो उस टाइप के ट्रांसलूसेंट होते हैं। और अपेक जैसे आपका बुक हो गया, आपका टेबल हो गया, आप इसके उस साइड नहीं देख सकते, तो इस तरीके से सब्सटेंस को अपेक बोलते हैं। ठीक है, और ये लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है, इसे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे मेटल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सबसे पहले मेटल में सबसे पहले मेन जो ऑलमोस्ट सभी मेटल में देखा जाता है, सबसे नोटिसेबल प्रॉपर्टी जो है वो है उनका हार्डनेस। ठीक, मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कलाई मेटल। कौन से मेटल को छोड़ के? अल्कलाई मेटल को छोड़ के। ठीक, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब अल्कलाई मेटल है। इतने सॉफ्ट हैं कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। ठीक, आपको एक्सेप्शनल केस भी याद रखते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस बार जो चेंज हो गया है सीबीएसई का पैटर्न कोविड की वजह से, तो एमसीक्यूज़ आना तो पक्के हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सीबीएसई के क्या क्या रूल हैं वो आपको जानने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक इधर आई बटन में आ जाएगा, वहाँ आपको देख लेना है कि क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी मजबूती, बल। मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड तो भाई स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड हैव टेंसिल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मेटल है। यही वजह है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मेटल से बनते हैं रेदर देन ब्रिक्स और सीमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट। मेटल आर एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मेटल रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सॉलिड, ठीक है, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को, क्योंकि वो सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, वो लिक्विड हो जाता है।
इसीलिए उसको थर्मामीटर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट का अच्छा कंडक्टर है ना, तो टेम्परेचर रेज होने पे उसमें भी बदलाव आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यही आगे बढ़ते हैं। क्या है? साउंड। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल आर कॉल्ड सोनोरस। हाँ, अब जैसे अब इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप एक लकड़ी के डंडे को ले लीजिए और एक लोहे के रॉड को, दोनों को पटक दीजिए। पटकने पे क्या होगा? जो लोहे का रॉड है उससे ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सम डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज। ठीक है, कुछ जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, यानी जो वाटर है, ठीक, मान लो ये वेसल है, इसमें वाटर है, तो कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं इसमें इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल। लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और क्या फॉर्म करते हैं? एल्कलाइज। एल्कलाइज यानी वाटर सॉल्यूबल बेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइज एज फॉलो। ठीक है, ये रिएक्शन है, आपको देख लेना है थोड़ा सा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा कुछ सीखो और जो थोड़ा जानो। क्या सीखना जानना है? मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। अगर पोटेशियम किसको किसको पोटेशियम सोडियम को अगर हम ओपन में रखते हैं तो ये विगोरसली यानी बहुत जल्दी क्या कैच कर लेगा? फायर। क्या पकड़ लेगा? आग। ठीक, हेंस टू प्रोटेक्ट देम and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil। अब देखो, अब ये दिक्कत ये है कि इनको खुले में रख दिए तो तुरंत जल उठेंगे। ठीक है, इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, ताकि ये एयर से कांटेक्ट ना हो, ना ही वाटर से कांटेक्ट हो। ये तो बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन करके जल उठेंगे। ठीक, next time, and at ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. Protect oxide layer, prevent the metal from further oxidation। क्या होता है कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे इस मेटल के सरफेसेस जैसे मैग्नीशियम वगैरह, एल्युमिनियम, इनका उसको कवर्ड करके रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। Iron does not burn on heating. Iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Silver and gold not react with oxygen even at high temperature। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि आयरन नहीं हीट करने पे बर्न नहीं होता है, लेकिन जो आयरन फीलिंग होते हैं ना, छोटे 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 टुकड़े आयरन के, वो जो होते हैं वो बर्न करते हैं। कॉपर बर्न नहीं होता है, लेकिन हॉट मेटल कोटेड होता है ब्लैक कलर के लेयर से। किसका वो होता है? वो कॉपर का ही होता है। और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन कि गोल्ड नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। हम आपके सवाल का तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल एंड वाटर के बारे में। अब मेटल एंड जब वाटर का रिएक्शन होगा तब क्या होगा? ठीक है, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जैसे मान लो मेटल हो गया, कौन सा? पोटेशियम और सोडियम। ये दो नाम तुम्हें हर जगह मिलेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखते रहना है आप लोगों को। पोटेशियम यानी के और सोडियम यानी Na, ये रिएक्ट करते हैं वायलेंटली किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। ठीक, क्लियर। इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम द रिएक्शन सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। हाँ, अब जब हीट रिलीज कर रहे तो ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, that the evolved hydrogen immediately catch fire। ठीक, और जो वाटर मेटल का वाटर से रिएक्शन हो रहा है तो क्या निकल रहा है? मेटल ऑक्साइड निकल रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, वो इमीडिएटली फायर कैच कर सकता है। ठीक, क्लियर। ये जो है ना, ये आपको याद रखना रहना है। ये वाला, ये जो बॉक्स में है ना,
ये आपको याद करना है कि मेटल और वाटर का जब रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा, और जब मेटल ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा तो मेटल वो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड, वाटर कोई हाइड्रो का थे, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड इस तरह हो गया, मेटल प्लस वाटर, तो वाटर का H2O होता है तो H बाहर हो जाएगा। देख लो ये H2O होता है, ये मान लो कोई है X, ऐसे बताते हैं, मान लो कोई X है प्लस H2O है, क्या देगा हमें, ये XO हो जाएगा, ठीक, प्लस ये H अलग हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो ये ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन है, देख लेना है। अब ये क्या है, ये क्या कौन सी वाला है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़, कौन कितना जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ नीचे जा रही है यानी कम होते जा रही है, नीचे जा रही है यानी ये लेस होती जा रही है। ये एरो क्या दिखा रहा है, लेस होते जा रहा है, ऊपर हो रहा है तो यानी हाई हो रहा है, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज यानी कौन कितना जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, सबसे कम गोल्ड से ज़्यादा, सिल्वर से ज़्यादा, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लीड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ इस तरीके से है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब जैसे मैंने बताया था कि जब रिएक्ट करते हैं सोडियम पोटेशियम ये किससे, वाटर से, तो ये थोड़ा वायलेंट बिहेव करते हैं, क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन निकलता है वो फायर कैच कर सकता था, बट मैंने बोला लेकिन ये जो कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हीट नहीं, मतलब हीट उतना नहीं निकलता है, और जो हाइड्रोजन निकलता है वो ईजिली फायर कैच नहीं कर सकता। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। क्या होता है जब ये वाला रिएक्शन होता है, कैल्शियम प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम के बबल्स बनते हैं, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, किस पे, मान लो ये है, यही रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, क्यों, क्योंकि बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होने लगते हैं और उसी में चिपक जाते हैं मेटल के सरफेस से, ठीक है। इस वजह से कैल्शियम ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते लगते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करता, ये हॉट वाटर से करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए। ये भी स्टार्ट करने लगता है फ्लोटिंग, क्यों, यहाँ पे भी सेम केस है, हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं और वो मेटल से स्टिक हो जाते हैं, सरफेस से स्टिक हो जाते हैं, यही वजह है कि कैल्शियम फ्लोट करने लगा, मैग्नीशियम फ्लोट करने लगा, ठीक। ये आपको याद करके रखना है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। नेक्स्ट है, मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बट ये किससे रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए, ना ही कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, ठीक है, जो वेपर निकलता है उससे रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन है, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, किससे, अब मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करता है। अब उस ये रिएक्शन जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एसिड क्या होता है। इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी होगी जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, आई बटन पे ऊपर होगा, वो आपको देख लेना है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बताएं, जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड या फिर एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ये बात आपको याद रखना है, क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे मान लो कोई मेटल है Zn और प्लस एसिड है H2SO4, क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, नहीं देगा वो हमको, कौन, जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा, क्या कंपेयर टू लकड़ी के, क्यों, क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी है,
इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हम, सोनोरस कहते हैं। साउंड ऑफ मेटल इज नोन एज मेटेलिक साउंड। दिस इज द कॉज मेटल वायर आर यूज इन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट वायर एंड आपने मंदिरों में भी देखा होगा, वहाँ पे भी घंटी मेटल की होती है और इंस्ट्रूमेंट्स में भी मेटल की वायर ही होती है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन, ठीक। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉज द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम। ठीक है, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, इस वजह से वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। यही वजह है कि जब वायर आयर को आपने देखा होगा वहाँ मेटल का ही इस्तेमाल होता है। तो ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी। ये जितने फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सब आपने पहले से पढ़ लिया, बस आपको इस वीडियो में रिवाइज करते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी क्या है? मैटर आर मिलिएबल। क्या होता है मिलिएबिलिटी? दिस मीन मेटल कैन बी बीटन इनटू अ थीन शीट। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स। मतलब मिलिएबल यानी मान लो कोई एक मेटल है, मेटल का टुकड़ा हमारे, अगर ये मेटल मिलिएबल है यानी मेटल तो मिलिएबल होते हैं, तो हम इसको हथौड़े से मार मार कर एक थीन शीट में बदल सकते हैं। ठीक है, थीन शीट में बदल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी क्या कहेंगे? मिलिएबिलिटी। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है डक्टिलिटी। ये भी उसी के सिमिलर है कि मेटल आर डक्टाइल। मतलब दिस मीन मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वायर इज मेड अप ऑफ मेटल। मान लो कोई मेटल है, ठीक, इसको अगर हम लोग बीट कर करके थिन वायर में बना दिए, थिन वायर में, इसी प्रॉपर्टी क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। इसीलिए मेटल के ही वायर बने होते हैं। ठीक है, दो वजह है, पहला तो कंडक्टर अच्छा है, दूसरा ये इसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल के अंदर। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू होंगे। एंड बॉइलिंग पॉइंट, और बॉयल तो उससे भी हाई टेम्परेचर में होना शुरू करेंगे। ठीक, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के, इन दो को छोड़ के। सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, इन दो को छोड़ के बाकी सभी के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेटल के अधिकतर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड मरकरी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल हैव हायर डेंसिटी। मेटल के पास जनरली डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, जब दूर दूर खड़े हैं तो डेंसिटी कम है। अगर ये जब पास ये लोग खड़े हो जाएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। मैटर उनके बहुत पास रहते हैं। ठीक है, मैटर्स के एटम बहुत पास रहते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसी क्या कहते हैं? डेंसिटी। ठीक है, तो मेटल की हमेशा डेंसिटी ज़्यादा रहती है। कलर, मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे इन कलर बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शन। ठीक है, ज़्यादातर मेटल का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। किस कलर में होते हैं? ग्रे कलर में होते हैं। लेकिन किसको छोड़ के? गोल्ड को छोड़ के, क्योंकि इसका कलर येलो होता है। ठीक है, और कॉपर को छोड़ के, ठीक, इसका कलर थोड़ा ब्राउन में होता है। क्लियर, तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म मेटल की। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ये मेटल का जस्ट उल्टा है। जो मेटल के पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ज़्यादातर सभी प्रॉपर्टीज़ आपको नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर, क्या है? हार्डनेस। नॉन मेटल आर नॉट हार्ड रेदर देन दे आर जनरली सॉफ्ट, बट द डायमंड इज़ एन एक्सेप्शन। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस। देखो, अब इसमें आपको एक्सेप्शंस बहुत याद करने होंगे। ठीक है, तो इससे आप देखते चलिएगा, यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। हार्डनेस, नॉन मेटल तो हार्ड होते थे, लेकिन नॉन मेटल जो है उतने हार्ड नहीं होते जितने कि मेटल होते हैं। लेकिन जो डायमंड है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। एलोट्रॉप्स क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि तुरंत नोटिफिकेशन
आए आपको और आप तुरंत देख लें। और इस वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो डायमंड जो है वो कार्बन कैलोट्रॉप है। अब वो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा हार्ड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है स्टेट, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड हो गया। अब मेटल क्या होते थे, मेटल ज़्यादातर सॉलिड होते थे, ठीक, सॉलिड है रूम टेम्परेचर, और ये तीनों स्टेट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। लस्ट्रस, लस्ट्रस क्या होता है, लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग का। क्या होगा, तो कौन सा केस है इसके बारे में जानते हैं। ये एक्सेप्शनल केस आता है, याद करना है आपको, यानी समझ लेना है, मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड म्हणजे का, नाइट्रिक एसिड माने HNO3, ठीक है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It oxidizes the S2 produced water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide. जैसे मान लो किसी मेटल का रिएक्शन हो रहा है HNO3 से, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते ये क्या करता है, अपने साथ वाले को यानी अपने बगल वाले को क्या करता है, उसको ऑक्सीजन दे देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है यानी खुद से ऑक्सीजन गयो उसके में दे दिया तो वो ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी का उल्टा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन ले लेता है बगल वाले से, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन होने पे जो सॉल्ट प्लस H2 निकलता है ना, तो ये HNO3 क्या करता है, H को H2O कर देता है। ऐसे क्या होगा, ये वाटर होगा वो रिड्यूस होगा कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, जैसे N2O NO2 कुछ इस टाइप के बन जाते हैं। तो ये रेयर केस है, सॉरी रेयर केस नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है कि जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलेगा, ठीक। क्या बढ़ते हैं, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व S2 गैस। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीशियम दो ऐसे हैं, ये जब रिएक्ट करते हैं बहुत ही डाइल्यूटेड HNO3 से, तो ये इवॉल्व करते हैं H2 गैस, तब ये सॉल्ट प्लस H2 इवॉल्व कर लेते हैं, ठीक। एसिड प्लस मेटल वाले रिएक्शन में जब मेटल की जगह मैग्नीशियम और मैंगनीज आते हैं और एसिड की जगह HNO3 रहता है, तो ये लोग सॉल्ट और H2 गैस इवॉल्व कर लेते हैं। लेकिन HNO3 को डाइल्यूट होना ज़रूरी है, क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन B क्या देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A मेटल B। ये देख रहे हो, यहाँ मेटल A ने B को डिस्प्लेस कर दिया और किसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया अपना, और मेटल B बाहर आ गया, क्लियर। ये दो रिएक्शन आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। क्या है इस एक्टिविटी में या फिर इस एक्सपेरिमेंट में, ये आपको बुक से खुद से पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो पहले थी बताए थे, इससे पहले भी आ चुकी है। ये कौन कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है वाटर से, एयर से यानी ऑक्सीजन से, एसिड से, जो जल्दी रिएक्ट करता है, कौन जल्दी कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो उसी के लिस्ट है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, इसी तरह करके ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ये भी आपको याद करना, ये काफ़ी मदद करेगी आपको, ठीक। अब बात आती है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कैसे भैया, ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। अब ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक। कंपाउंड क्या है, मान लो Na है, ठीक, Na मेटल है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281, ठीक। और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है
17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287। अब जब इन दोनों को रिएक्ट करना है ये लोग रिएक्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ बात आती है आपको ये जानने की कि आपको बेसिक से बताते हैं। मान लो ये एटम है, ठीक है, यहाँ है इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये है उसका सेल, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये पता होगा KLMN के बारे में कि K में 2 एटम होंगे, फिर L में कितने होंगे, फिर M में कितने होंगे, फिर N में कितने होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। 2 एक नंबर है, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, और ये जो n है ये कितने नंबर का सेल है और उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो बेसिक से बात करते हैं। तो ठीक है, वो ये एटम है, इसके साइड साइड ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बेसिकली रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करते हैं, यही इन्हीं का चेंज एक्सचेंज होकर ही एक नया एटम बनता है। नया एटम नहीं, एटम अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं और नया कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो एटम के इलेक्ट्रॉन ही मेन भागीदार होते हैं किसी भी रिएक्शन के, चाहे कोई भी रिएक्शन हो रहा। तो अब जो इनका एक अलग अलग एनर्जी लेवल होता है जिसको सेल कहते हैं। सेल में कुछ फिक्स नंबर ऑफ आइटम ही रह सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, एटम तो ये खुद ही है, ठीक है, एटम के साइड साइड जो सेल होते हैं इसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान होता है, मींस चेंज एक्सचेंज होता है, ठीक है। इनका मेन मोटिव होता है ऑक्टेट पूरा करना, ऑक्टेट पूरा होकर स्टेबल होना। किसी भी इंसान का मेन मोटिव होता है जीने का कि वो अपना आप को स्टेबल कर ले। तो एटम भी इसी तरह कैसे स्टेबल करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करके, अपनी सेल का ऑक्टेट पूरा करके। तो इसमें रिएक्शन कैसे होगा, मेटल और नॉन मेटल क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये लिख लेते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, क्लियर, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो अब जैसे मान लो ये सोडियम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, लिख देते हैं इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, क्लियर। ये आपको याद कर लेना है, लिखते चलना है, आपको कॉपी के साथ बैठना है ताकि आप जो मैं लिखवाता चलूँ उसको आप लिखते रहिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। अब इसके पहले सेल में 2, इसके दूसरे सेल में 8 और लास्ट वाले सेल में 1। तो इनका रूल क्या होता है कि स्टेबल होने के लिए कि या तो ये ऑक्टेट रहे, या तो इन मतलब एक ही रूल है कि इनका जो ये जो सेल है ना इलेक्ट्रॉन वाला, ये कंप्लीट रहे या फिर ऑक्टेट पूरा रहे। कंप्लीट कब रहेगा, जैसे मान लो एक एटम है, ठीक, इसमें 2 सेल हैं, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, 2n²। क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेकंड वाले में। इसी तरह थर्ड वाले में क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह करके हम सारे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो निकाल सकते हैं। अब जिस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर वो उतने इलेक्ट्रॉन हैं तब तो ठीक है, ठीक है, या तो उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक, या तो उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। और स्टेबल रहने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चेंज, ठीक। यही वजह है कि ये एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मेटल एंड नॉन मेटल केस में क्या होगा, ये सब अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे अब वो देखना है। सोडियम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस, मान लो कोई आयरन रॉड है, अगर हम उसके ऊपर का लेयर छील दिए, ठीक है,
उसके ऊपर का लेयर छिल दिए तो वो हमें शाइनिंग, तो छिलने के बाद जो उसके अंदर दिखेगा वो शाइनी अपीयरेंस दिखेगा हमें वापस से, उसी को क्या कहते हैं, लस्ट्रस कहते हैं। तो नॉन मेटल में वो नहीं होता, लेकिन डायमंड और आयोडीन ये दो एक्सेप्शनल केस है, ये दोनों लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी साउंड प्रोड्यूसिंग वाला प्रॉपर्टी। क्या है इसमें, नॉन मेटल और नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते, मतलब ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं हीट करने पे जितना मेटल करता है। क्लियर। थोड़ा और कंडक्शन। कंडक्शन, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उल्टा, मेटल क्या थे, गुड कंडक्टर थे, लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट जो कि एलोट्रॉप है कार्बन का, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये एक एक्सेप्शन है। इसीलिए हमें पेंसिल पेंसिल जैसे आपने देखा होगा, पेंसिल उसमें होती है ग्रेफाइट रॉड, जिसकी वजह से हम लोग लिखते हैं, वो स्लिप भी करते हैं, ठीक, और अच्छे से लिख भी पाते हैं उससे हम, ठीक। तो उसको हमें कभी भी स्विच बोर्ड में डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसमें ग्रेफाइट रॉड होता है, वहाँ से करंट पास हो जाएगा, हमें भी झटके लग सकते हैं। ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा इससे। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल अब जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल है लो डेंसिटी, डेंसिटी भी उनके पास लो होती है। और नॉन मेटल कई कलर के होते हैं, ठीक है, वेरी करते रहते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा कि मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और नॉन मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो मेटल में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो नॉन मेटल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं नॉन मेटल्स में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या है वो, मरकरी। कैन बी ईजली कट विथ नाइफ, सोडियम। पोटेशियम, ये दोनों क्या है, अल्कलाई मेटल है और दोनों बहुत सॉफ्ट होते हैं। इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपको बताना है। एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, और जिसका सही जवाब होगा उसको रिप्लाई किया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बारी। अभी तक हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, जो कि हम लोग बचपन से थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे लिए नहीं है, तो इसे देखना है हमें क्या है। क्लियर। मेटल एंड एयर। अब जब मेटल का रिएक्शन हम एयर से कराएंगे तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एयर से बात हो रही है, यानी किससे रिएक्शन की बात हो रही है, हमेशा ज़्यादातर जब भी एयर की बात है तो आपको समझना है कि O2 से रिएक्शन की बात हो रही है। या तो वो O2 होगा या तो वो CO2 होगा। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन जब हम एयर से कराते हैं यानी ऑक्सीजन से कराते हैं तो वो फॉर्म होकर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये आपको याद कर लेना है, याद नहीं, आपको समझ लेना है। जैसे एग्जांपल Cu प्लस O2 गिव्स CuO। क्या हो जाता है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में जाइए, केमिकल रिएक्शन वाला पहला चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है। उसमें बताया क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, उस वीडियो में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड्स। अब जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर। अब मेटल ऑक्साइड के बारे में जानना है हमें। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बट देयर आर सम which react with both acid and base, they are known as amphoteric oxide। अब कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों होते हैं, मतलब वो एसिडिक भी होंगे एक तरफ और एक तरफ वो बेसिक भी होंगे नेचर में। इस टाइप के ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक, किसके किसके ऑक्साइड होते हैं ऐसे? एल्युमिनियम के हो गए, जिंक के हो गए, इन सब के ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेसिक नेचर भी होता है, एसिडिक नेचर भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसके हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस यही लिखना है। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, हर एक तरफ है क्लोरीन नॉन मेटल, ये सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 7, सॉरी एटॉमिक नंबर है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 287। अब यहाँ आप देख सकते हो कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ऐसे तो इसकी ये पहला सेल कंप्लीट है, दूसरा सेल कंप्लीट है, ठीक है, जितना चाहिए उतना है। लेकिन तीसरा सेल जिसमें 1 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड सेल में चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 2 जा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 1 है। और क्लोरीन के पास 287, या तो इसके पास ऑक्टेट हो या तो कंप्लीट हो। तो यहाँ ऑक्टेट तो है नहीं, 7 है। ठीक है, तो यहाँ इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और चाहिए। तो ऐसा यहाँ एक कंडीशन देख रहे हो सकता है कि ये 1 इस 7 को दे दे और ये बन जाए 8, ये बन जाए 0। ये 0 बन गया यानी ये सेल ही नहीं है। तो 2 सेल इसमें हुआ, इसमें 3 हो गए। ये तीनों मतलब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया इसके लास्ट सेल पे। ये बात गौर करना, लास्ट सेल का ऑक्टेट पूरा होना जरूरी है। और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, लास्ट सेल में 8 हो गया 1 जोड़ने के बाद। क्लियर? तो ये दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए, यानी इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ है और कंपाउंड फॉर्म हुआ है। वो क्या है? NaCl। क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और रिएक्शंस कैसे होते हैं, रिएक्शंस कैसे होते हैं, अगर इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें कि चाहिए कि नहीं। क्लास 9 का चैप्टर है कुछ, वहाँ से आपके बेसिक्स को क्लियर करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन होते कैसे हैं और ये जो मैंने ये फार्मूला लिखा है ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, वैसे भी हम आपको वीडियो पहुंचा देंगे कुछ ही दिनों में। ठीक, और इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिले और आपकी बेसिक्स क्लियर हो। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ रिएक्शन है मैग्नीशियम क्लोरीन के। तो मैग्नीशियम के देखो 282 हैं और क्लोरीन के 287 है। तो इसी तरह यहाँ भी हो रहा है रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के जो वो होते हैं कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, शेयरिंग मतलब गिव एंड टेक होता है ना, इस तरीके कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक, क्लियर? इस टाइप का कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। एक और टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें गिव एंड टेक ना होकर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब शेयर करते हैं। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों में ऐसे शेयर होते हैं। ठीक है, उस टाइप के बारे में भी कंपाउंड के बारे में, उस टाइप के बॉन्ड के बारे में और उस टाइप के शेयरिंग के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है जब हम कार्बन एंड एच कंपाउंड वाला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, वो जिस टाइप के होते हैं उनको बताया जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि इनका फिजिकल नेचर क्या होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड होता है एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं। ठीक, दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं, मतलब क्या है, इनको अगर हम हथौड़े से मारे ना तो ये ना चपटा होंगे ना ये तार में बदल जाएंगे, ये सीधे
टूट जाएंगे ऐसे से, ठीक, टूट जाएंगे, इसीलिए ये क्या होता है, ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इन लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, ठीक, क्लियर। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट है इनका सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, एटीसी। ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं पर इनसॉल्युबल किस में होते हैं, दूसरे सॉल्वेंट्स में, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में क्या होता है, इन सब में इनसॉल्युबल होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो वाटर में तो आयन कंटेन करते हैं, विच मूव द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। अब क्या है, इसमें क्या लिखा है, जो आयनिक कंपाउंड है अगर हम इनको वाटर में रखते हैं तब इनके अंदर जो आयंस मौजूद है ये ईजिली पास कर सकते हैं। अगर ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक, आयोनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में तो ईजिली पास कर सकते हैं, तो इस टाइप तो ईजिली पास कर सकते हैं, तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला लेकिन अगर ये जब सॉलिड में होते हैं तो ये ईजिली पास नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि रिजिड, ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक। बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, हाँ जैसे मैंने कहा मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करा देती है। दिस इज पॉसिबल इन मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन आर ओवरकम ड्यू टू इट, थस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टेन स्टेट में ये करा सकती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करने लगता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, इसको ओवरकम करती है हीट के बदौलत, इस वजह से आयंस फ्रीली मूव कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाई आर आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूबल, आयोनिक कंपाउंड इजली सॉल्यूबल इन लिक्विड दैट इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द आयोनिक बॉन्ड इन देम। ये सॉल्यूबल क्यों है, क्योंकि अपना आयोनिक बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं इजली। वाटर ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग as water itself has more ionic bond and polar in nature, ठीक। many other solvents such as kerosene and petroleum are not capable of breaking ionic bond, बाकी जो सॉल्वेंट है जैसे वो केरोसिन, पेट्रोल, ये सब कैपेबल नहीं होते हैं आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने में, hence कैन नॉट डिजॉल्व, इसलिए इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। दे ऑल हैव कोवैलेंट बॉन्ड विच आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। अब जो वाटर है वो पोलर है रीजन नेचर में, क्यों, क्योंकि वो खुद एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो पेट्रोल केरोसिन है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या, मैंने जो बताया था इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, उसमें शेयर होता है, गिव एंड टेक नहीं होता है ना, वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में और ईजिली आयोनिक कंपाउंड के बॉन्ड को ना ब्रेक नहीं कर पाते, तो इसलिए वो लोग डिज़ोल्व नहीं कर पाते, उसमें नहीं डिज़ोल्व होता है आयोनिक कंपाउंड, क्लियर। नेक्स्ट है, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ऑकरेंस ऑफ मैटर, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मैटर के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये वन शॉट वीडियो का पार्ट 1 था, ठीक, वन शॉट वीडियो का ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सेकंड पार्ट जब इसका आए तो आप तुरंत नोटिफाई हो जाओ। और जिस टॉपिक में मैंने आपसे पूछा है कि वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, उसके लिए आप कमेंट में बताइए, और जो तो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका भी आंसर देना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद।